मैं डॉक्टर हरजिंदर पाल सिंह सलूजा, प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स, विश्वनाथ यादव तामस्कर महाविद्यालय, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मैं आज आपसे रोकड़ बजट के बारे में बात करूँगा। प्रिय विद्यार्थियों, जब हम बजट की बात करते हैं तो आगे की किसी अवधि के बारे में हम अनुमान लगाते हैं, चाहे वो कैश की आवश्यकता के बारे में बात हो, विक्रय के बारे में बात हो, क्रय किए जाने वाले माल के बारे में बात हो, या भविष्य में कितना उत्पादन करना है। बजट के अंतर्गत हम भविष्य की एक कुछ रूपरेखा बनाते हैं जिसको हम संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत करते हैं। उद्देश्य ये होता है कि उसके अनुरूप हम काम करें और निश्चित अवधि के बाद जब वास्तव में हमारा कार्य हो जाए तो हम जो हमने लक्ष्य निश्चित किए थे और जो वास्तव में स्थिति हुई उनमें तुलना कर सके, ताकि हम देख सके कि जो हमने पहले सोचा था वैसा हुआ है या नहीं हुआ है। यदि नहीं हुआ है तो हम कारण खोज के उनको दूर करने का अगली बार प्रयास करते हैं। इस सवाल में हम रोकड़ बजट बना रहे हैं। आपको जो है रोकड़ के बारे में दिया हुआ है कि कितना प्रारंभिक शेष 25,000 रुपये है। हमको अप्रैल, मई और जून 3 महीने का बजट बनाना है। हमारे पास जानकारी उपलब्ध है, उधार विक्रय की जानकारी उपलब्ध है, जिसके लिए ये कहा गया है कि इसकी देनदारों से जो वसूली है 50% अगले महीने और शेष राशि या शेष 50% उसके अगले महीने, इस तरह धन वसूल होगा। उधार क्रय के लिए हमको लेनदारों जो भुगतान का है, जिस माह क्रय किया जाएगा उसके अगले महीने में हम लेनदारों को भुगतान करेंगे। या ये कह लें, यदि हमने फरवरी में माल खरीदा है तो उसका भुगतान मार्च में क्रय किया है तो उसका अप्रैल का मई में, और उसके इस तरह आगे बढ़ते जाएंगे। व्यय के लिए कुछ नहीं कहा, तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जिस माह का व्यय है उसी माह हमको भुगतान करना होगा। उद्देश्य ये है कि हमको भविष्य में कब कितने धन की आवश्यकता होगी, ताकि उस अनुरूप हम बैंक से या कई अन्य वित्तीय संस्थाओं से अधिविकर्ष या उधार या ओवरड्राफ्ट की व्यवस्था कर सकें। उस उद्देश्य से हम यहाँ रोकड़ बजट बनाते हैं। हमारे को जो है सबसे पहले तो यदि आवश्यकता होती है कि आप पास हर माह कितना वित्त उपलब्ध होगा, ताकि हम उसके अनुरूप खर्च की बात करें और फिर उधार की या ओवरड्राफ्ट की व्यवस्था करें। तो सबसे पहले हमको इस तरह के प्रश्नों में देनदारों से प्रति माह क्या पैसा आने वाला है उसकी गणना करनी होती है कि कहाँ से हमसे धन आएगा, और उसके बाद हम फिर दूसरे हिस्से में वास्तव में बजट बनाते हैं जिसमें हम प्राप्तियां और भुगतान के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है उधार विक्रय फरवरी में जो दिया है 1,80,000 है, इसका 50% अगले महीने और शेष 50% उसके अगले महीने, या ये कहें इसमें से 90,000 रुपये मार्च माह में मिलेंगे हमको, शेष राशि 90,000 रुपये चाहिए वो उसके और अगले महीने अप्रैल में प्राप्त होगा। इसी तरह मार्च माह जो है इसका भुगतान हमको अप्रैल और मई में, हमने ऊपर माह लिख लिए हैं ताकि किस महीने में कितना धन प्राप्त होगा उसकी हम चर्चा कर सकें। मार्च महीने में 1,92,000 का उधार विक्रय है, इसके दो हिस्से करें 96,000, 96,000 और 96,000। तो मार्च का प्राप्ति होगी हमको अप्रैल में 96,000 और 96,000। कहीं गलती ना हो इसलिए हम इनको जोड़ के वापस चेक कर लें कि टोटल बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यदि कोई प्रॉब्लम गलती होगी तो हम तुरंत सुधार कर लेंगे, रेक्टिफाई कर लेंगे। बाद में गलती होने पर सुधारना ज़्यादा कठिन होता है। 6, 6, 12, 9, 9, 18, 19, 1,92,000। अप्रैल का जो है उधार विक्रय है, इसका वसूली हमको मई और जून में होगा। 1,08,000 का 54,000 मई में और 54,000 रुपये जून में मिलेगा। मई का भुगतान हमको अगला महीना जून आधा पैसा और अगला महीना जुलाई, इसमें आधा आधा कर दें। मई का जून में,
टोटल चेक कर ले कि हमने सही डिवाइड किया नहीं किया। 7 7 14, 1 8 9 और 8 17। हमने जो है देनदारों से क्या हमको प्रत्येक माह में धन मिलेगा उसका योग निकाला था, टोटल किया था। हमको अप्रैल मई और जून का बजट बनाना है, तो हमें अप्रैल में जो है टोटल दिख रहा है हमको 1,86,000, मई में 1,50,000 प्राप्ति दिख रही है, जून में 1,41,000 दिख रहा है। उसके बाद जुलाई से अगस्त से हम कोई मतलब नहीं है, उसको छोड़ दें, उसको कोई लेना नहीं हमको। वो सिर्फ आपको जब दिखाने दिया था कि आगे बढ़ता जाता है, बाकी हमको जुलाई भी लिखने की आवश्यकता वहाँ पर नहीं थी, फिर भी हमने अपने सीखने के लिए कर लिया। चलिए आगे बात करते हैं अपन। सबसे आखिरी लाइन में दिया हुआ है कि 1 अप्रैल को जो रोकड़ शेष है वो आपस 25,000 रुपये दिया हुआ था। वहाँ से हम सवाल शुरू करते हैं कि उतना आपस शेष था। इस महीने में हमने देनदारों से जो प्राप्त किया है वो 1,86,000 रुपये है। इसका टोटल करें अपन, ₹2,11,000। लेनदारों से जब भुगतान की बात आ रही है, जिस महीने माल खरीदते हैं उसके अगले महीने में भुगतान होता है, या ये कहें फरवरी का भुगतान मार्च में होगा, मार्च महीने का जो क्रय है उसका भुगतान अप्रैल में होगा, अप्रैल महीने में जो खरीदा गया है उसका भुगतान हम जो है मई में करेंगे, मई में जो क्रय किया उसका जून में क्रय किया जुलाई में। तो जुलाई से मतलब नहीं है, तो हम 1 महीने आगे बढ़ाकर भुगतान करेंगे। जिस महीने क्रय किया है क्रेडिटर्स को उसके अगले महीने पेमेंट करेंगे। तो मार्च का जो क्रय है वो अप्रैल में, अप्रैल का मई में, मई का जून में। व्यय के लिए कुछ नहीं कहा गया कि मजदूरी तो हम सामान्यतः ये मानते हैं कि जिस माह का व्यय है उसी महीने भुगतान कर दिया जाएगा। इसीलिए अप्रैल का जो व्यय दिखा रहा है मजदूरी दिखा उसको अप्रैल में, मई का दिखा रहा है मई में, जून का दिखा रहा है जून में, अपने भुगतान दिखा दिया। हमको इतने पेमेंट करने हैं हर महीने, इतनी प्राप्तियाँ होनी हैं। चलिए हम करते हैं। सबसे पहले इस महीने की बात करें अपन। अप्रैल में यहाँ पर कैश रिसीव्ड है, रोकड़ प्राप्त है 2,11,000, भुगतान है 1,55,000। 1,55,000 भुगतान करना है, 2,11,000 हमको हमारे पास कैश है। इसका मतलब हमारे पास इस महीने पैसा बचेगा, इसमें से इसको घटा दीजिए तो जो आएगा वो क्लोजिंग बैलेंस आएगा, जो कि अगले महीने के लिए प्रारंभिक या ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। 56,000। एक बार ज़्यादा अच्छा ये होता है कि हम जब भी कोई चीज़ घटाते हैं उसका टोटल तुरंत चेक करें, या घटाना है उसको चेक करें। यदि गलती होगी तो तुरंत पकड़ में आएगी, क्योंकि बाद में यदि बाद में जाके पता लगा तो हमको पूरा परिवर्तन करना पड़ेगा। फिर से चेक कर लिया, इन दोनों को टोटल करें, इसके बराबर यहाँ 6 और 5 11, 1 5 6 5 11, 1 और 1 2। आप चाहें तो इन दोनों टोटल करके इससे चेक कर लीजिए, या इसमें से इसको घटा देख लीजिए तो ये आ जाएगा। हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस जो है इस महीने का 56,000 रुपये हमारे पास है, जो कि अगले महीने का प्रारंभिक शेष या ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 56,000 रुपये। अगले महीने आया मई में हमको कैश जो है रिसीव 1,50,000 दिख रहा है। टोटल हो गया हमारे पास कैश अवेलेबल या भुगतान के लिए 2,06,000 रुपये उपलब्ध है। इस महीने भुगतान करना है 2,43,000 लेनदारों क्रेडिटर्स और 10,000 रुपये व्यय का, 2,53,000 भुगतान करना है। हमारे पास कैश अवेलेबल है, रोकड़ उपलब्ध है 2,06,000, या ये कहें कम धन है हमारे पास, तो इसका मतलब बैंक से हमको उधार की आवश्यकता होगी। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो हमको उतने धन की आवश्यकता हो, उसको माइनस से डिनोट करें 47,000। इसमें से 47,000 घटा के देख लीजिए ये संख्या आनी चाहिए, यदि नहीं आ रही है तो घटाने में गड़बड़ है। टोटल इतना भुगतान करना है, इतना कैश अवेलेबल है, घटा दीजिए 47,000, इसको माइनस लिखते हैं। इसका मतलब इतने धन की हमको बैंक से आवश्यकता है, या इतना कहीं से अपने ओवरड्राफ्ट या पैसा कहीं से व्यवस्था करनी होगी। चलिए अगले महीने के शुरू में ये 47,000 माइनस है, यहाँ माइनस लिखे, माइनस 47,000। अगले महीने हमको कैश रिसीव हो रहा है 1,41,000,
ये प्लस है, इसमें से इसको घटा दीजिए, ये यहाँ पर टोटल आ गया 11 में से 7 2 4 1 94 यहाँ पास रोकड़ उपलब्ध है। फिर से चेक करें, कहीं गलती होगी तो पकड़ में आएगा। 4 और 7 11, 1 और 9 10 और 4 14, या 41,000 घटा लीजिए, 6 और बचे 1 लाख में 6,000 घटाए 94,000, 94,000 वापस। कैश अवेलेबल है। भुगतान हमको करना है 2,46,000 लेनदारों को और 15,000 रुपये मजदूरी का भुगतान करना है। 6 5 11 1 4 5 और 1 6, 2,61,000 रुपये के भुगतान की आवश्यकता है। वापस कैश अवेलेबल है 94,000, इसमें से घटा दीजिए, $1,67,000 माइनस 1,67,000 रुपये माइनस हो रहा है। पहले महीने में मई में माइनस 47,000 है, जून में माइनस 1,67,000 दिख रहा है। हमको मई महीने में इस धन की आवश्यकता है, तो मई महीने में हम बैंक से ओवरड्राफ्ट के रूप में या कहीं से वित्त की व्यवस्था करेंगे। तो ये 47,000 रुपये कहीं से लोन लेंगे या आधी विकर्ष निकालेंगे। अब इस महीने 47,000 आ गया, तो अगले महीने हमको इतना पैसे की हमारे पास उपलब्ध रहेगा, या अगले महीने हमको इसमें से इसको माइनस करें 1,20,000 रुपये की हमको जून महीने में अधिक कर्ज की आवश्यकता होगी। इस महीने का 47,000 ओवरड्राफ्ट था, 47,000 रुपये में बैंक से वसूल ले लिए, कहीं से अधिक कर्ज ले लिया, कर्ज ले लिया। अगले महीने को 1,67,000 माइनस दिख रहा है, चूंकि 47,000 रुपये अपन ने यहाँ ले लिए हैं, या यही वाले ये माइनस दिखा रहे थे, इसमें से 47,000 47,000 घटा दें, तो अगले महीने हमको बैंक से या कहीं से ओवरड्राफ्ट की आवश्यकता होगी 1,20,000 रुपये हम जून महीने में अधिक कर्ज लेंगे, या ये कहें मई में 47,000 ओवरड्राफ्ट की आवश्यकता है, जून में 1,27,000 की आवश्यकता है। इस तरह के सवाल करते समय हमको विशेषतः ये ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ भी हम सब्ट्रैक्शन करें, माइनस करें या जोड़ें, तुरंत संख्याओं को चेक करें, ताकि गलती होने पर तुरंत हम उसको ठीक कर सकें, रेक्टिफाई कर सकें। धन्यवाद, थैंक यू।